आज हम ऐसे मौजू पे सेमिनार के लिए इकट्ठे हुए हैं जो ज़राअत के हवाले से है। ज़राअत सिंध या पाकिस्तान की हो, वो वादी सिंध है और उसमें जो ज़राअत का एक सिलसिला रहा है वो सिंधु से ही रहा है, क्योंकि जो हमारी हड़प्पा तहज़ीब है या मोहनजोदड़ो तहज़ीब है उससे भी जो आसार मिले हैं वो भी इसी हवाले से है कि उसको जो सैराब करता था वो सिंधु करता था। सिंधु दरिया और हमारी ज़राअत उस हवाले से साथ ही साथ हैं। तो आज हमारे मौजू के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कुंबर साहब जो हमारे जाने पहचाने प्रोफेसर हैं, एक्टिविस्ट हैं, आज के सेमिनार में जिस शख्सियत से मुस्तफ़ीज़ होने का शरफ़ हासिल हो रहा है वो इल्मी, अदबी, समाजी दुनिया का एक रोशन सितारा है, जिन्होंने अपनी मेहनत, तहक़ीक़ और खिदमात के ज़रिए न सिर्फ इल्मी मैदान में बल्कि समाजी व फ़िक्री सतह पे भी नुमायाँ मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर इस्माइल कुंबर साहब एक नामवर मुहक़्क़िक़, मज़मून निगार और उस्ताद की हैसियत से जाने जाते हैं। वो अपनी इल्मी गहराई, तहक़ीक़ी बसीरत और इल्मी गुफ्तगू के बायस अहले फ़िक्र व दानिश में एक मुनफ़रिद शनाख्त रखते हैं। तालीम व तदरीस के मैदान में उनकी खिदमात नई नस्ल के लिए मशअल राह हैं। उनकी तहरीरें न सिर्फ तहक़ीक़ के मयारी मिसाल हैं बल्कि ज़बान व अदब के तलबा के लिए रहनुमाई और हौसला अफजाई का ज़रिया भी हैं। डॉक्टर साहब की शख्सियत में सादगी झलकती है और उनकी गुफ्तगू में इल्म व आगाही के साथ साथ खुलूस और दर्द दिल भी नुमायाँ नज़र आता है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज हम यहाँ डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कुंबर साहब को खुशामदीद कहते हैं। इस इल्मी व फ़िक्री शख्सियत को सिंध की ज़राअत के हवाले से बात करने के लिए गुजारिश भी करते हैं और हम समझते हैं कि ज़राअत के हवाले से जो उनका जो काम है वो काफ़ी किताबों पे भी मुनहसर है और काफ़ी उनका जो कोर्स के लिए उसने लिखा है वो भी काफ़ी ऐसा उम्दा उनका मिसाल है, मेरे ख्याल में कम ही मिलता है। और दूसरा ये है कि उन जो इश्यूज़ होते हैं हमारे समाज के हवाले से और चीज़ों के हवाले से वो उन पे हमेशा अखबारों और रिसालों में लिखते रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को दावत देता हूँ कि वो ज़राअत के हवाले से हमें सारा पस मंज़र और उनके जो बुनियादें हैं उस पर हमें कुछ न कुछ बताएं, क्योंकि इसकी अभी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारा शोबा है जो हमें सिर्फ फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात हैं उनको नहीं सिर्फ है, लेकिन इंसान के हवाले से भी वो इतना ही अहम है जितना हम मरने जीने के लिए पानी को समझते हैं। डॉक्टर इस्माइल कुंबर साहब को गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात से Thank you, Mr. Riyad Dail Sahab, Honorable Khalid Durrani Sahab, Dr. Humma, Nasir Babar Sahab, Dr. Riyad Sahab, distinguished guests, participants, Assalamu alaikum. First of all, I appreciate the efforts of the Iftikhar Institute of Social Sciences for organizing the seminars, workshops and to upgrading the knowledge of our citizens. So being a responsible citizen, they have invited me to present my presentation on agriculture. So I think that first of all we should understand the source of food, our food. हमें अपने फूड के सोर्स का पता होना चाहिए कि कहाँ से आता है। तो आई थिंक दैट एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ऑयल सीड्स और उसके बाद पोल्ट्री, फिशरीज और लाइव स्टॉक, ये मेन सोर्स है फूड का। और यूनाइटेड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को इसी हवाले से
वजह किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में न सिर्फ क्रॉप्स और वेजिटेबल्स आती हैं, लेकिन उसमें लाइफ स्टॉक भी है, फिशरीज भी है, पोल्ट्री भी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हमें जो उनके इंडिकेटर्स हैं, आप हमारे पास लैंड होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, नंबर 1। ये अलग बात है कि अभी हम हाइड्रोपोनिक पे चले गए हैं, एरोपोनिक पे भी चले गए हैं, यहाँ भी उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद हमें क्लाइमेट चाहिए, क्या क्लाइमेट कंपेटेबल है उस फूड के लिए या नहीं है, प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद हमें वाटर चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वाटर के बगैर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं चलेगा। उसके बाद हमें सर्टिफाइड सीड चाहिए, तस्दीक शुदा बीज होगा तो आपकी एग्रीकल्चर होगी, बीज नहीं होगा तो आपकी एग्रीकल्चर नहीं होगी। और उसके बाद ड्रेनेज, कि पानी ज़्यादा आएगा एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी। पानी एक हर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट होती है। और अभी नया कॉन्सेप्ट आया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और उसके बाद आपको उसकी प्रोडक्शन जब आती है तो उसके बाद उसकी मार्केटिंग, वैल्यू चेन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू चेन सिस्टम। तो ये 5-6 जो इंडिकेटर्स हैं ये एग्रीकल्चर के लिए मस्ट है, इसके बगैर एग्रीकल्चर नामुमकिन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे पाकिस्तान के हवाले से, सिंध के हवाले से, तो मेरी ये प्रेजेंटेशन है, ये इन आउटलाइन पे बनी हुई है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या हैं, एंड agriculture is the engine of economic growth of the country, because majority of the peoples are living in the rural areas, and the status of agriculture in Sindh, what is the present status and what is the historical background of agriculture in Sindh, and agriculture economy जो सिंध की है वो किस पे डिपेंड करती है, and then what are the agro ecological zones, सिंध की एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कौन सी हैं, क्योंकि हर एग्रीकल्चर के लिए, हर प्रोडक्शन के लिए यू शुड नो, यू शुड हैव टू प्रॉपर टेम्परेचर टू ग्रो द क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन सिंध, सिंध का पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड देन व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन सिंध। के दायो साहब ने जो बात की कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन हम इश्यूज़ को हाईलाइट ज़्यादा करते हैं, उसके बाद हम रिकमेंडेशंस कम देते हैं। तो मैंने यहाँ डेवलपमेंट ऑप्शंस और रिकमेंडेशंस कि कौन सी डेवलपमेंट ऑप्शंस और रिकमेंडेशंस हैं, एंड देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि हम कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सिंध के हवाले से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये चैलेंजेस है, यू कैन सी दैट वाटर स्कैर्सिटी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर, डिक्लाइनिंग रिवर फ्लोज। पाकिस्तान में आज से 3-4 महीने पहले वैसे ही एक डिबेट चलती रहती है, वो वाटर सेक्टर पे बात करेगा एहसान साहब, कि हमेशा सिंध से पानी के हवाले से 1945 से लेके 1960, उसके बाद राव कमीशन, उसके बहुत सारे कमीशन, और 1991 का एकॉर्ड, उसमें पानी का फ्लो जो है इंडस डेल्टा में न होने की वजह से हमें एक तो ये प्रॉब्लम है। और ग्राउंड वाटर को हम ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये भी हमारा मेन सोर्स है। एंड देन पुअर इरिगेशन एफिशिएंसी, दुनिया में जो एफिशिएंसी इरिगेशन की है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो तकरीबन 3 बराजेस हैं सिंध में, 14 मेन कैनाल हैं और 1400 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और मोर देन 40,000 जो है वाटर कोर्सेज हैं, लेकिन स्टिल अभी पाकिस्तान डूब रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जुडो की साइड पे, कलोई की साइड पे जो टैलेंट कम्युनिटी हैं वहाँ अभी तक पानी नहीं मिल रहा, वो लोग अभी चिल्ला रहे हैं कि भाई पानी दो मुजाहरे कर रहे हैं। तो वाटर पुअर इरिगेशन एफिशिएंसी के साथ वाटर गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट बैठे हैं, नासिर साहब, वो बात करेगा, लेकिन फ्लड्स, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ड्राउट, हीट वेव्स और अभी जो रेनफॉल का शिफ्टिंग पैटर्न हुआ है, इसके हवाले से भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा मुतासर हुआ है। क्योंकि मैंने कहा कि हर क्रॉप के लिए एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है
और एक ख़ास जो है वाटर की ज़रूरत होती है। तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन है या जो फ्लड आते हैं 2022 के जो फ्लड थे उसमें सारी हमारी जो है एग्रीकल्चर इकानमी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थी जिसमें मेजर जो सोर्स था काटन था वो मुतासर हो गया था। और उसके बाद लाइवलीहुड लोगों का तो लो प्रोडक्टिविटी, आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं और लिमिटेड मैकेनाइजेशन है और वीक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वी हैव इन सिंध more than 48 research stations on each crops, but we don't have new varieties. And then soil degradation, salinity बढ़ रही है क्योंकि ड्रेनेज का जो मेन फ्लो था उस पर हमने कब्जे कर लिया नेचुरल वाटर पे। वो 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं सिंध में, एक कंप्लीट हुआ है वो भी जैसे LBOD जो लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, LBOD जो तकरीबन 12,70,000 एकड़ ज़मीन मिरपुखार, नवाबशाह और सांगड़ की रिक्लेम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन उसमें भी डिज़ाइन पार्ट जो स्पाइनल ड्रेन के बाद ढोरो पुरान आउटफॉल ड्रेन DPOD और KPOD कटन पटेजी आउटफॉल ड्रेन और टाइडल लिंक में डिज़ाइन फॉल्ट होने की वजह से वो भी तकरीबन उसकी जो 12,000 से 14,000 कैपेसिटी है ड्रेनेज की, वो जब बरसातें पड़ती है तो 18,000 20,000 से भी ज़्यादा हो जाती है। और फिर ये है कि ब्रीचेस पड़ते हैं LBOD में, वो नतीजा ये है कि हमारे जो राइट बैंक का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है मुतासर होता है। इसी वजह से RBOD राइट बैंक के हवाले से RBOD 1, RBOD 2, RBOD 3 अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें भी डिज़ाइन फॉल्ट है। आमरी पे डिज़ाइन फॉल्ट है और दूसरा डिज़ाइन फॉल्ट कींजर पे है, कींजर के ऊपर तरफ। तो इसी हवाले से फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ज़्यादातर मेजॉरिटी स्मॉल फार्मर्स हैं और उनके लिए लिमिटेड इकोनॉमिक आप स्केल है, उनके पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को, हम कॉरपोरेट फार्मिंग की बात करते हैं लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात नहीं करते। तो कलेक्टिव मार्केटिंग मैकेनिज्म दुनिया में चल रहा है कोऑपरेटिव फार्मिंग का, उसको हमने निगलेक्ट किया है। कॉरपोरेट फार्मिंग को यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और नतीजा ये है कि कॉरपोरेट फार्मिंग में जो सरमाएदार है उसको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा और जो फॉरेन जो हमारे जो प्रोडक्ट यहाँ हमारे क्लाइमेट में हमारे वाटर पे जो होगी चीप, वो हम बाहर भेजेंगे लेकिन मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर फ़ायदा कम होगा। लेकिन ओवरऑल जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स पे सर की है रियाज साहब की प्रेजेंटेशन, वो उस पर बात करेगा, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा है जो कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करते हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन एजुकेटेड स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड वैल्यू चेन, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और जो हमारे पास साइलेज है पर कैपिटा जो हमारी कंजप्शन है वीट की वो 120 to 25 किलोग्राम से है। तो उसमें जितनी पॉपुलेशन है उतनी हमें वीट चाहिए, तो वीट तकरीबन हमें 30 मिलियन मेट्रिक टन चाहिए। वो तो हम 28 पे अभी खड़े हैं, कभी 28 से ज़्यादा, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और जो स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से गंदम ख़राबी हो जाती है और उसका नतीजा ये होता है लोगों को मार्केट में जो है ना वो गंदम के आटे का शॉर्टफॉल होता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स है उसको कुछ नहीं मिल रहा और जो मिडिल मैन है वो ज़्यादा कमा रहा है और प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से हमारे पास जो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स हैं उनकी तकरीबन 35 से लेके 40% जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। तो इतने चाइना में मैं गया था उनके पास में हमारे पास सिर्फ 2% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में लॉसेस हैं। तो हमारे पास 40% जो हमारे लॉसेस हैं, आप समझते हैं कि कितने लॉसेस हैं। क्योंकि मैं आऊँगा आपको बताऊँगा कि इकोनॉमी में हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। वीट मार्केट एक्सेस, कराची की मार्केट जाएंगे बहुत बड़ा बुरा हाल है, हैदराबाद की मार्केट, और हमने कहीं भी कोई ऐसी अच्छी मार्केटिंग नहीं बना सके। मार्केटिंग कमेटी बनी हुई है लेकिन मार्केटिंग प्राइस पे और प्रॉपर जो प्रोड्यूसर्स है उसको प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए प्रॉपर प्लेस है ही नहीं और मिडिलमैन जो है उससे ज़्यादा शेयर ले रहा है और फार्मर्स को कम मिल रहा है। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल गैप, इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर की पॉलिसी है पर वी डोंट हैव एक्शन प्लान ऑफ दिस पॉलिसी। वी हैव ए नेशनल वाटर पॉलिसी पर वी डोंट हैव एक्शन प्लान। वी हैव ए क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पर वी डोंट हैव एक्शन प्लान। तो ये है कि पॉलिसी तो बहुत हैं हमारे पास, हम पॉलिसी बनाने में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, पर बदकिस्मती के पॉलिसी के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमारे पास है नहीं। तो इसी हवाले से
मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी जो है और लेक ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज, लोगों को साइबर एक्सटेंशन सर्विसेज के हवाले से भी बहुत बड़े, क्योंकि हमारे पास फिर बात आती है डिजिटल लिटरेसी का, वो भी फार्मर्स में कम है। तो इसी हवाले से फाइनेंशियल कंस्टेंट्स में लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटीज़, जो गवर्नमेंट के जो है रेट है, इंटरेस्ट रेट वो बहुत बड़ा है। और उसके बाद जो है ना, जब फ्लड आता है या कोई डिवास्टेशन हमारे क्रॉप की होती है, लाइव स्टॉक की होती है, तो नतीजा ये है कि हमारे पास क्रॉप इंश्योरेंस क्लाइमेट चेंज और आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी में है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा क्रॉप इंश्योरेंस के हवाले से कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो नतीजा ये निकलता है कि मैंने 1 लाख तकरीबन 1 एकड़ पे वीट के लिए मैंने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया, जब बरसात आती है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर मैं ऐसे घर में बैठ जाता हूँ। तो ये बहुत बड़े ये इश्यूज़ हैं। तो पाकिस्तान की जो टोटल एरिया है वो 79.6 मिलियन हेक्टर्स है और कल्टीवेटेड लैंड हमारे पास 23.7 मिलियन हेक्टर्स है। और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट कल्टीवेटेड लैंड रिमेन्स इन पंजाब एंड सिंध प्रोविंस है। और एग्रीकल्चर अकाउंट स्टेट फॉर 24% जो है, लेकिन वो अगले साल से अभी कम हो गई है। और दिस सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयड करता है ओवर 37 to 40% नेशनल लेबर फोर्स में। 37 to 40% हमारा जो लेबर फोर्स है वो डायरेक्टली इंगेज है इन एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड देन 70% आल्सो डायरेक्टली द ओवरऑल द पीपल। और जो हमारी जो पॉपुलेशन को ये फीड करता है 240 मिलियन पीपल को हम फीड करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2023, और 61% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है उस कंट्री की। और लाइफ स्टॉक सेक्टर में जो है हम प्रोड्यूस करते हैं 72.3 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क एंड 5.97 मिलियन टन्स ऑफ मीट। लाइफ स्टॉक वैल्यू एडिशन जो मेड अप 63%, जो 23.54% में 63% जो है ना हमारी एग्रीकल्चर में उसका रोल है। माना लाइफ स्टॉक हम आगे बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो रहा है। रॉ मटीरियल में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को रॉ प्रोवाइड करते हैं और तकरीबन 61% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन आर डायरेक्टली एंगेज दिस सेक्टर। नेक्स्ट प्लीज सर, नेक्स्ट दिस इज द डेटा आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू। नेक्स्ट प्लीज। सिंध की एग्रीकल्चर पे जब हम बात करते हैं कि सिंध में, हमेशा ये कहता हूँ कि सिंध इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जो भी पाकिस्तान के अदर प्रोविंसेस हैं उसमें सिंध की जो टोपोग्राफी, सिंध की जो एग्रोइकोलॉजिकल जोन्स मुख्तलिफ हैं दूसरे प्रोविंसेस से। तो सिंध एग्रीकल्चर में तकरीबन 24% जो है सिंध प्रोविंस GDP में कंट्रीब्यूट करता है, और 70% हमारी रूरल पॉपुलेशन को जो है हम लाइवलीहुड का सोर्स प्रोवाइड करते हैं। और सिंध प्रोड्यूस 23% ऑफ पाकिस्तान टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट, जिसमें वीट है, राइस है, काटन है, शुगर केन और मेजर क्रॉप्स हैं। और 62% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया एंड एरिड, हमारे पास 62% सिंध की जो एरिया है वो एरिड है, जिसमें थर है, अछड़ो थर है, काछो है, कोस्तान है, और उसके साथ तकरीबन अबाउट जो है 350 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, जिसमें ठट्ठा है और कराची के साहिल है, बदीन है और सजावल है। एंड देन ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द लैंड, हमारी जो ज़मीन है वो तकरीबन 15% जो है वो हमने लॉस की है, क्योंकि यही हम बात करते रहते हैं कि भाई आपकी रिसोर्सेज तो वही हैं, लेकिन रिसोर्सेज को हम कमर्शलाइज करने की वजह से ये हुआ है कि वहाँ अर्बनाइजेशन हुई है, कॉलोनियाँ बनी हैं, तो उसकी वजह से तकरीबन हमारे 15% जो अवेलेबल लैंड है वो हमने अर्बनाइजेशन की वजह से लास्ट की है। लाइफ स्टॉक एक्वाकल्चर में हमारा जो रोल है, लाइफ स्टॉक तो वो 62.7% है, और जो उसकी बजट अभी सिंध ने 25-26 की है 132.8 बिलियन है। नेक्स्ट प्लीज। और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं वर्ल्ड बैंक के। मैंने कहा कि पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जब सक्कर बैराज बना था 1932 में, तो उसमें 1937 में किंग जॉर्ज फिफ्थ इंस्टीट्यूट बना था। उसका यही पर्पज़ था कि मेन पावर की ज़रूरत एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद 1954 में वो कॉलेज शिफ्ट हुआ टंडोजान में। उसके बाद 77 में वो यूनिवर्सिटी बनी। तो इसमें बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन, तो बिफोर पार्टीशन FL ब्रेन 1920 में एग्रीकल्चर का एक रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, जो अनडिवाइडेड पंजाब इंडिया में है।
उसके बाद बहुत सारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनी, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो विलेज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1956 में बना था, उसके बाद बीडी सिस्टम में एग्रीकल्चर सेक्टर को इनकॉर्पोरेट किया था और ग्रीन रिवोल्यूशन आया था 1960 में। उसके बाद जो है वो 90 लैंड रिफॉर्म्स भी आए थे, तो टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हुई। 1972 में लैंड रिफॉर्म्स आए शायद भुट्टो साहब के दौर में, और उसके बाद जो है वो फिर 80 के बाद 90 के बाद हमें और प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी के बाद आ गए। भाई पेस्टिसाइड का जो हमने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो हम अभी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे मुनसर हो गए हैं। हमारी सस्टेनेबिलिटी उसके बाद 2000 के बाद अभी और हम मोहताज हो गए हैं पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के बाद कुछ भी नहीं। अभी सिंध के लिए बहुत बड़ा ये इशू है कि हम पेस्टिसाइड देते हैं और उसके बाद इंसेक्टिसाइड देते हैं और फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें प्रोडक्शन मिलती है, अभी नहीं करते तो हमें प्रोडक्शन रुक जाती है। तो व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसमें अभी नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, जो ग्लोबलाइजेशन हुई है दुनिया में, जो है वो डिजिटलाइजेशन के बाद उन्होंने कहा भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जाएँ, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जाएँ, जिसमें आप जो है ना अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज में बायोमास को, कंपोस्ट को और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएँ, क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसमें ज़्यादातर पेस्टिसाइड का यूज़ है। वो एक बहुत बड़ा मौजू है, उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन उसमें हमारी सारी जो चीज़ें हैं, जो एक फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और दूसरा फूड सेफ्टी का मसला है। और फूड सिक्योरिटी के जो 4 पिलर्स हैं, अवेलेबिलिटी, ठीक है अवेलेबल तो फूड है हमारे पास, और अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी, क्या लोगों के पास परचेजिंग पावर है, क्योंकि पावर्टी हमारे पास जो 40% थी वो गवर्नमेंट अभी वर्ल्ड बैंक ने 45% कहा है कि अभी उससे बढ़ गई है। लेकिन ये तो डेटा है, आप विदाउट डेटा देखेंगे तो ये 80% से ज़्यादा पावर्टी है जो अभी रिसेंटली जो आई है, तो 80% से पावर्टी है। और स्टैंडर्ड मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज बहुत बड़े हैं, उसमें ग़िज़ाई सूरत-हाल बेहतर होने की वजह से फूड सेफ्टी का भी इशू है। तो इसमें ये डिबेट चल रही है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द सिग्नेटरी ऑफ दी SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और गोल 1 से एंड हंगर और पावर्टी से लेके सस्टेनेबल सिटीज़ तक हम जाएंगे, तो वो 2030 तक अचीव करने हैं। तो ये भी लम्हा फ़िक्र है कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन इशू। एंड देन आई विल कम ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैंने थोड़ा सा इसका बताया कि भाई इंडस डेल्टा जो दायो साहब ने बताया है कि सारी एग्रीकल्चर इंडस पे करती है। मोइन को जो दड़ो है, मोइन का जो यूनिट्स है, उसमें ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है, उसका टाइप का इरीगेशन सिस्टम है, उस टाइप के जो है ना जो हम कहते हैं कि साइलेज सिस्टम है जिसमें अनाज रखते थे, तो वहाँ से उससे आगे से ये शुरू है। इसी हवाले से तो ये नेचुरल एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल और हैज़ हिस्टोरिकली इंश्योर्ड हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेन रूरल लाइवलीहुड। यही है कि लोअर इंडस प्लेन जो है जिसमें डेल्टा है, पानी आता है, तो उसी हवाले से ये है कि इसमें सॉइल सेडिमेंट्स जो है वो ज़्यादा बेहतर हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलाइजेशन में सही है। नेक्स्ट प्लीज। तो मैंने पहले ही कहा कि 35 किलोमीटर कोस्ट लाइन है जिसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट है हाई डेंसिटी पे, और 48% पाकिस्तान फिश एक्सपोर्ट सिंध करता है, और सिंध इज़ द होम ऑफ 71% ऑफ मैरीन रिसोर्सेज। वो कहीं नहीं है सवाए सिंध के, सिर्फ आप देख रहे हैं कि सिर्फ 29% कहीं अलग और बलूचिस्तान में है, एंड 65% ऑफ फ्रेश वाटर फिश रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन सिंध पाकिस्तान, and the majority of the saltwater fish resources are also located in Sindh, and then rich in natural resources. Sindh is also rich in natural resources. 60% of the Pakistan's oil fields and 40% of gas fields in Sindh, and Sindh contributes 65% of the daily oil and 70% of the daily gas production of the country. And then Sindh holds one of the world's largest coal reservoirs, जिसमें आपका थर कोल है, जिसमें 13 ब्लॉक्स हैं, और 13 ब्लॉक्स की जो टोटल थर की जो ज़मीन है वो 19,500 स्क्वायर किलोमीटर है। और 19,500 स्क्वायर किलोमीटर में क्यों पहले तो 22,000 थी, लेकिन उमरकोट को अलग किया गया, तो फिर थर पारकर जो मिट्टी का हेडक्वार्टर है जिसका, तो उसमें 9,000 स्क्वायर किलोमीटर में कोल है, कोल रिजर्वायर है।
175 बिलियन टन्स, और उसमें सिर्फ 2 अभी प्रोजेक्ट चले हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। उसके भी बहुत बड़े लैंड के इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं। एंड देन सुंडा में भी है, लाठा में भी है, बदीन में भी है, और पाकिस्तान के अंदर पार्ट में भी है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये सिंध की एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। नेक्स्ट नक्शे दे चुके नक्शा पे। तो ये सिंध की एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। अपर में राइट साइड पे गोटकी है, सक्खर है, और लेफ्ट साइड पे आप जैकमाबाद है, कंदकोट है, शदादकोट है, और जैकमाबाद है। और मिडिल में आप आएंगे तो मिडिल में नौशर फेरोज़ है, और कुछ पार्ट्स ऑफ द खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है, और नवाबशाह है। और यहाँ राइट पे आएंगे तो दादू डिस्ट्रिक्ट है, जामशोरो। और उसके बाद लोअर पार्ट्स है, जिसमें नवाबशाह के बाद सारगढ़ और मीरपुर खास, हैदराबाद, उमरकोट, थरपारकर, एंड देन बदीन, टट्टू, सिजावल। तो ये ओवरऑल ये क्लासीफाई की गए हैं अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंध की ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, और किस जोन में कौन कौन से क्राफ्ट्स हो सकते हैं। मिसाल राइस बेल्ट के लिए हमारे पास ठट्ठा, सिजावल, बदीन, दादू, जैकमाबाद, शिकारपुर है। तो काटन के वीट के लिए जो है मीरपुर खास, सांगड़, और नौशर फेरोज़, खैरपुर, गोटकी, सक्कर। तो इसी हवाले से कुछ पार्ट्स ऑफ दी राइट इंडस राइट साइड। एंड देन हमारे पास जो मेन एरिया है वो भी हमने लीजन में बता रहे हैं। और नान जो है वो एरिया है, उसके बाद जो है ना कोटी कमांड एरिया है, और थर और नारा डेजर्ट है, और कोस्तान है, येलो साइड पे कोस्तान है। तो ये सारा ओवरऑल सिंध के जो है ए जोन में राइस है, वीट है, और उसके बाद बी जोन में जो है ना वीट जोन है और काटन जोन है, और सी जोन में जो है राइस है, और जो है वीट है, और शुगर कोन है। तो इसी हवाले से अकॉर्डिंग टू जोन, क्योंकि जब हम कराची से निकलते हैं तो 100 किलोमीटर के बाद जो है ना हमारे पास क्लाइमेट और हवा चेंज हो जाती है। तो कराची का जो फ्लेवर है वेजिटेबल्स के हवाले से, फ्रूट्स के हवाले से, जो ह्यूमिड क्लाइमेट में आज कहलाता है, तो उसमें आप कराची का जो ठट्ठे का गडाब का किलो, और ठट्ठे का बनाना का टेस्ट, और ठट्ठ किलो मटेरी में भी होता है, किलो नवाबशाह में भी होता है बनाना। तो उनके टेस्ट में बहुत बड़ा आपको फ़र्क नज़र आएगा। और यहाँ डेट्स यहाँ भी होती है, और डेट्स खैरपुर की भी होती है, लेकिन डेट खैरपुर की जो उसकी मिठास और कराची की डेट की मिठास में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी हवाले से चिली उमरकोट में होती है, तो उमरकोट की चिली और बदीन की चिली कराची की चिली की तिखास में और ज़्यादा जो है टेस्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक जोन्स मैंगो जो है यहाँ कराची में मिलेगा और आपको खैरपुर में मिलेगा, लेकिन उसकी जो टेस्ट है, टनोलायर है, और जो है ना मीरपुर खास है, मटेरी है, तो उसकी आपको अलग टेस्ट मिलेगी। तो हर क्लाइमेट के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत, ह्यूमिडिटी की ज़रूरत क्राप के लिए, तो उसी हवाले से उसकी टेस्ट, एरोमा वो डेवलप होती है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन में सिंध सेकंड मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस है, एंड सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर पाकिस्तान है। हमारे पास जो प्रोविंस है उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है। एंड ग्रो ऑल मेजर एंड माइनर क्राफ्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और मेजर क्राफ्ट में कॉटन, वीट, राइस, शुगर, ऑनियन एंड सनफ्लावर है, एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू नेशनल क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम सिंध जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल जी साइज पे आप बताएं, इस नंबर को साइज पे है या प्रोडक्शन में मोस्ट पॉपुलस प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है प्रोडक्शन में। साइज में तो बलोचिस्तान है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। और क्रॉपिंग सीजन में वैसे तो 4 सीजन हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास ओवरऑल 2 सीजन को हम कवर करते हैं। एक रबी क्रॉप है जो सोन होती है अक्टूबर टू दिसंबर में, और हार्वेस्टेड अप्रैल और जून में होती है, और जिसमें वीट है, सनफ्लावर है, ग्राम है, बार्ली है, रेपसीड है, मस्टर्ड है, पल्सेस है। एंड देन खरीफ क्रॉप जो हमारा समर है वो सोन होता है अप्रैल मई में, और हार्वेस्टेड अक्टूबर नवंबर में होता है, जिसमें का एग्जाम्पल राइस है, काटन है, मेज है, शुगर के। नेक्स्ट प्लीज। तो यही है जो पहले मैंने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स बताई थी कि कौन सी जोन कौन सी क्रॉप्स के लिए फिट है। मिसाल अभी शुगर कैन गोटकी में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन गोटकी की लैंड जो है वो दिस इज नॉट फिट फॉर शुगर कैन क्रॉप। शुगर कैन इज अ शुगर कैन और बनाना इज अ डेल्टा क्रॉप। उसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी की वजह से वहाँ की ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, और वो ज़्यादा पानी आपको कोस्टल में मिलेगा, ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहाँ ज़्यादा पानी है अवेलेबल है तो वहाँ।
नेक्स्ट प्लीज। तो ये ओवरऑल लैंड यूज एग्रीकल्चर स्टेटस ऑफ सिंध के हैं। तो हमारे पास कल्टीवेटेड एरिया 36% है और अनकल्टीवेटेड एरिया हमारे पास 45% है और फॉरेस्ट एरिया तकरीबन 7.38% है। और कल्चरल वेस्ट जिसको हम पानी हो और हमारे पास तो हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं वो 11.43% है। तो टोटल हमारे पास 14.09 मिलियन हेक्टर्स लैंड है। नेक्स्ट प्लीज। ये अकॉर्डिंग टू दी सर्वे रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन। तो ये है हमारे पास स्टैटिक्स। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सिंध लार्जली डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें द प्रोविंस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स ओवरऑल नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो मेजर क्रॉप्स हैं उसमें ये है सिंध का कंट्रीब्यूशन कि हम 41% इन नेशनल राइस प्रोडक्शन में है, 31% नेशनल शुगर के प्रोडक्शन सिंध प्रोड्यूस करता है, तकरीबन 15% जो है इन नेशनल कॉटन प्रोडक्शन है। पहले 20% था, अभी डिक्रीज हुआ है, उसके भी बहुत बड़े इश्यूज हैं। एंड देन 21% नेशनल वीट प्रोडक्शन में हम कंट्रीब्यूट करते हैं इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। दिस प्रोवाइड इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर सेटिंग अप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रो प्रोड्यूसिंग इन द प्रोविंस। शुगर केन के हवाले से हमारे पास तकरीबन 44 शुगर मिल्स थी और पाकिस्तान में तकरीबन 82 शुगर मिल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर शुगर मिल हमारे पास अभी कम हो रही है और 40 शुगर मिल से अभी तकरीबन 15 से 20 शुगर मिल चलती हैं। लेकिन शुगर केन में पाकिस्तान सरप्लस है, क्योंकि हमारे पास शुगर केन प्रोड्यूस होती है उसमें 100% से 80% हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सिस्टम की गवर्नेंस न होने की वजह से बहुत बड़े इश्यूज हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो हार्टिकल्चर क्राफ्ट में बनाना 88 एंड बिटवीन 90% बनाना हम सिंध में ग्रो करते हैं। जो हमारी नेशनल प्रोडक्ट बनाना की प्रोडक्शन पाकिस्तान में उनका पोर्शन है और 55% नेशनल डेट्स प्रोडक्शन सिंध प्रोड्यूस करती है एंड 13% नेशनल गावा प्रोडक्शन सिंध में होती है एंड देन 44% नेशनल अनियन प्रोडक्शन सिंध में होती है एंड देन सिंध आल्सो कंट्रीब्यूट 85% नेशनल रेड चिलीज प्रोडक्शन 85 to 88। कभी कभी इनमें वेरिएशन होती है, लेकिन हमारे पास 85 to 88% एंड देन 34% वो पहले 36% था, फिर 34% पे मैंगो आ गया है। उसका मेन रीज़न ये है कि मैंगो ग्रोइंग एरिया जो मिपो खास है और सांगड़ है, मटियारी है और टंडो अलायर है, तो वहाँ सैलिनिटी बढ़ने की वजह से हमारे पास और सडन डेथ मैंगो डिजीज़ के हवाले से बहुत बड़े इशूज हैं। लेकिन उन पर रिसर्च हुई है, लेकिन वैरायटी हमने क्लाइमेट स्मार्ट वैराइटीज़ को कम प्रोमोट किया है। दिस आल्सो प्रोवाइड इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर सेटिंग अप। नेक्स्ट प्लीज। तो लाइव स्टॉक सेक्टर में हमारी जो है ना लाइव स्टॉक पोल्ट्री हेड काउंट ऑफ 40 मिलियंस approximately provides a strong base of dairy and processing industry for local and export purpose. Total livestock head count approximately 46 million animals in Sindh है और तकरीबन उसकी कंपोजिशन आप देखेंगे बफेलो 7.34 मिलियन है, 27% हम पाकिस्तान की जो बफेलो पॉपुलेशन उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और कैटल जो है वो तकरीबन 6.93 मिलियन पर्सन है। कैटल मीन्स काउज वगैरह। शीप 3.96 मिलियन, गोट्स 12.57। अभी गोट्स के लिए इंडोनेशियन यहाँ हमारे पास आए थे, इंडोनेशियन काउंसलर जनरल। उनका ये पर्पज़ था कि आपकी जो गोट है उसका गोश्त भी अच्छा है और उसका जो गोश्त ज़्यादा निकलता है आपकी गोश्त सा। तो हम चाहते हैं कि हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान से MOU साइन करें कि स्पेशली सिंध के हवाले जो सिंध की कामोरी गोट है उस पर हम फोकस करें ताकि हम उस पर रिसर्च करें और गोट हमें बड़ा मेहरबानी वो हम आप जो है एक्सपोर्ट करें सर। तो इसी हवाले से कैमल 0.28 मिलियन है और डांकी जो है 6.05 मिलियन। डांकी की भी जो है ना प्रोडक्शन चल रही है और चाइना वालों का इंटरेस्टेड है कि डांकी की एक तो गोश्त और दूसरा डांकी की जो है स्किन है वो कॉस्मेटिक्स में काम आती है। और इसके हवाले चिली जो है, चिली का जो कलर है सिंध का वो इंटरेस्टेड है चिली के कलर में। चिली का जो कलर है रेड वो हम लिपस्टिक में यूज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिक लिपस्टिक बनाते हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से जो यूकलिप्टस है या शीशम है जिसको हम तिल कहते हैं तिर, तो उसको भी जो है ना उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। वो मसाज में वो काम आता है वहाँ UAE में और चाइना में। तो नेक्स्ट प्लीज़। तो अभी हम आएंगे कि हम ये कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं।
तो इश्यूज पे मैं आऊँगा कि एक तो पहले हमने बात की तो ओवरऑल वाटर स्कैर्सिटी एंड इनएफिशिएंट इरिगेशन, कैनाल में शॉर्टेज है, मिसमैनेजमेंट है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं, और फिलर है ब्रिजेज इन द कैनाल, ड्रेन्स एंड सब ड्रेन्स काजिंग क्रॉप लॉसेज। LBOD में ब्रिज पड़ा, पानी आ गया फसलों में, या LBOD ओवरटॉप कर गया फिर भी पानी फसलों में आ जाता है, या LBOD सी इंट्रोइन की वजह से कभी कभी ये होता है कि वो समुद्र में पानी जाने के बाद जब टाइड्स आती है तो वापस पानी आता है, तो उसी के हवाले से भी और इसी के उसके बाद जो है जो राइट बैंक में जो हमारा RBOD है वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और कैनाल में ब्रिजेस पड़ते हैं। अभी भी तकरीबन 2 महीने पहले हमारे पास पानी की शॉर्टेज थी और फुलेरी कैनाल में बहुत बड़ा ब्रिज पड़ गया, तो वो बहुत अलग कहानी है, तो हम कैसे उसको रिकवर करेंगे। लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस और लैंड डिग्रेडेशन एंड सैलिनिटी रिड्यूसिंग एरेबल लैंड। लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रही है, उसका बेतहाशा हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, बेतहाशा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, और सी इंट्रोइन की वजह से हमारी जो प्रेडेटर लैंड है, एक कमर्शलाइजेशन की वजह से, दूसरा सी इंट्रोइन की वजह से। वो 3.2 मिलियन था एकर्स लैंड थी, लेकिन अभी वो शायद 4 मिलियन से ज़्यादा हो गई है सिंध की इंडस की, ज़्यादा वो इंडस के एक्सपर्ट बैठे हैं नासिर साहब। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का वीक स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड वैल्यू चेन सिस्टम, वैल्यू एडिशन का मैकेनिज्म हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है ही नहीं। मिसाल आपकी मैंगो की सीज़न है, मैंगो की सीज़न में 40% लॉसेस हैं वैल्यू एडिशन के हवाले से, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के। तो जब हम बात करते हैं कि भाई आप प्रोसेसिंग यूनिट बनाएं, उसका पल्प निकालें, पल्प को मार्केट करें, एक्सपोर्ट करें, और उसकी वैल्यू एडिशन का उसके स्लाइस बनाएं, मैंगो के बनाना के पाउडर बनाएं और बनाना का स्लाइस बनाएं, और उसके बाद बनाना के चिप्स भी दुनिया में चलते हैं। तो इसी हवाले से, चिली के हवाले से, टोमेटो के हवाले से, तो ये वेजिटेबल्स के हवाले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑनियन, फ्राइड ऑनियन है या डिहाइड्रेटेड ऑनियन है, तो वैल्यू एडिशन के हवाले से बहुत बड़ा, और वैल्यू चेन का मैकेनिज्म है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो वीक है हमारा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मर के पास जब चीज़ें होती है तो उसको एक तो प्राइस नहीं मिलती है, पर एकड़ यील्ड ज़्यादा आती है, क्योंकि इनपुट कास्ट बढ़ गई है। इनपुट कास्ट में जो आपकी कास्ट है, उसकी ऑयल की कास्ट है ट्रैक्टर चलाने के लिए, या डीजल की कास्ट है आपको वो ट्यूबवेल चलाने के लिए, या आपकी सीड की कास्ट है, या पेस्टिसाइड की कास्ट है, या फर्टिलाइज़र की कास्ट है, वो बढ़ गई है। तो इसी हवाले से क्रेडिट फैसिलिटीज़ स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई आपके पास एक पावर 7 होना चाहिए और एक जो है ना आपके पास शनाधिकार होना चाहिए, तो क्रेडिट के हवाले से इतना मैकेनिज्म स्ट्रांग किया उन्होंने। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, वो उनकी एक्सेस रही है लैंडलेस फार्मर्स की, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी लैंडलेस फार्मर्स में, और स्मॉल फार्मर जिससे स्मॉल को हम ये कहते हैं 1 से 5 एकड़, 5.5 एकड़, फिर 12.5 एकड़, 12.5 से 25 एकड़, और 25 से ऊपर वाले जो है ना ज़मींदार कहलाते हैं, 50 से ज़्यादा वाली प्रोग्रेसिव फार्मर्स कहलाते हैं, और 100 से ज़्यादा वाली फ्यूचर्स कहलाते हैं। तो वीक रिसर्च एंड एक्सटेंशन लिंकेज एंड लो अडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी। क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो हमारे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, पहले तो उनको रिविजिट करना चाहिए, वो बहुत बड़ा इशू है। 1980 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये जोन्स बनाई थी कि विच जोन इज़ बेटर फॉर दिस क्रॉप। तो उन्हीं उसके बाद 80 के बाद तकरीबन 20 ईयर्स हो गए हैं, 23 ईयर्स हो गए, 45 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन हमने रिविज़न नहीं किया कि हम एग्रो इकोलॉजिकल जोन को कैसे रिविजिट करें। तो ये वो एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और क्लाइमेट के हवाले से ड्राउट रेजिस्ट वेराइटीज़, और उसके बाद जो है ना सैलिनिटी रेजिस्ट वेराइटीज़, और क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटीज़ को हम अभी तक रिसर्च फोकस नहीं किया है। नेक्स्ट प्लीज़। और हाई इनपुट कास्ट मैंने बताई है, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की, लाइफ स्टॉक पोल्ट्री के चैलेंज में लो प्रोडक्टिविटी है। हमारी वही रेट सिंधी है काऊ है, हम यहाँ से 8 से मैक्सिमम 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर उसका दूध लेते हैं, लेकिन ब्राज़ील वालों ने यहाँ उनको जो है मॉडिफाई करके, ब्रीड इम्प्रूवमेंट करके हमारी उसी रेट का उसे 30 लीटर से ज़्यादा ले रहे हैं। तो कितना ये गैप है। तो इसी हवाले से पुअर वेटरनरी सर्विसेज हैं, और डिजीज़ के हवाले से वैक्सीन का प्रॉब्लम है, और उसमें ज़्यादातर जो है ना वो स्मॉल रेम्यूनेट्स,
स्मॉल यूनिट्स का मकसद वो जानवर जो छोटे हैं, जिसमें शीप है और गोट्स हैं, वो मुतासर ज़्यादा होते हैं। और मार्केट इनएफिशिएंसीज के हवाले से मिडलमैन डोमिनेंट है मार्केट में, और नतीजा है पुअर प्राइस रेगुलेशन है एंड वीक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ का मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जब एक दोस्त मेरा, उन्होंने कहा कि मैं अपने आम एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कनाडा, और मैं वहाँ एक्सपोर्ट वालों से सारी चीज़ें लेके एयरपोर्ट पर पहुँचा, कनाडा का जहाज जा रहा था, उन्होंने कहा इसमें नहीं जाएगा, और वो क्योंकि मुझे उन्होंने कहा खर्ची दे, करप्शन, ब्राइब, तो उसने कहा मेरा वो 2 दिन के बाद गया, तो 2 दिन में वो हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है, इधर मैकेनिज्म नहीं है, वो आम गर्मी में पड़ा रहा और पहुँचते पहुँचते खराब हो गया। तो एक तो करप्शन और गवर्नेंस, इदारों की भी गवर्नेंस और करप्शन का बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ ये तो मैंने मैंगो की बात की, लेकिन सिंध इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी थ्रू व्हिच वी कैन आल्सो एक्सपोर्ट दिस अपॉर्चुनिटी, अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द अदर कंट्रीज। एंड देन मार्केट रेगुलेशन और प्राइस का, गंदम का आप अवसर देख रहे थे कि लोगों ने खर्चा किया और गंदम ज़्यादा गिरो की, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि भाई तकरीबन 4000 से ज़्यादा हम गंदम का रेट देंगे, और वो गवर्नमेंट की प्राइस नहीं चली और लोगों ने तकरीबन 3200 रुपये गंदम बेच दी। तो नतीजा वो ये हुआ कि मार्केट में आटा जो है ना वो सस्ते होने के बजाय और महंगा हो गया, और उन्होंने जो है ना गंदम को स्टोरेज कर लिया। तो गवर्नमेंट का जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वो ये है कि जब बरसात में भी ख़राब कर देते हैं, या उस जो है बैग्स में, जिनी बैग्स में वो लगा देते हैं, मिट्टी भर देते हैं, कहते हैं कि भाई ख़राब हो गई। तो ये सारा करप्शन और वीक सिस्टम है, और गवर्नेंस का जो इशू है वो जब तक हमारे पास बेहतर नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि, और मिडलमैन की डोमिनेंसी ये है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं परचेज़ करता हूँ, जो प्राइस सीड की है वो मैं उनको देता हूँ, इनपुट की प्राइस देता हूँ, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की। जब मैं मार्केट में प्रोडक्शन बेचने जाता हूँ तो मेरी प्राइस नहीं चलती है, वो उन मिडलमैन की चलती है। फिर मजबूरी में मुझे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, टमाटर है, वेजिटेबल्स है, इसको आप ज़मीन से निकाल के घर नहीं रख सकते, वो एक ही दिन में आपको मार्केट करनी है, तो नतीजा वो मिडलमैन के रहम करम पे है। उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी इन एग्रीकल्चर लेबर्स विद लिमिटेड रिकग्निशन एंड सपोर्ट फॉर वुमेन फार्मर्स। हमारे पास कॉटन पिकर्स वुमेन हैं, और जो मर्द हजरात हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं पर मंड्स चुनाई के लिए, पिकिंग के लिए उनको 800 मिलते हैं, तो औरत को 400 मिलते हैं, सारा दिन उसकी पिकिंग करती है। और उनका जो हाउस होल्ड चोर्स में तकरीबन सुबह से लेके लाइफ स्टॉक को डील करती है, लाइफ स्टॉक में उसकी रेयरिंग करती है, उसके बाद जो है ना वो उसकी वाटरिंग करती है, उसके बाद वो लकड़ियाँ भी लेके आती हैं घर के जलाने के लिए, और उनके घास फाडर भी देती है। लेकिन जब बंदा जाता है, कोई मर्द हजरात मार्केट लेने जाता है, तो उनके साथ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का मसला है, और प्रॉपर जो उसकी परचेजिंग है वो उसको उसका हिस्सा नहीं मिलता है। नंबर 1 कॉटन पिकर्स वुमेन को भी ये इशू है कि भाई उनका जो है ना, जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिसेंट वर्क टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन वो फार्म पे है ही नहीं कि भाई एक औरत का बच्चा है और वो कहाँ बिठाए बच्चे को, कहाँ ठहराए, उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए। उनके लिए ये है कि पेस्टिसाइड बेताशा इस्तेमाल हो रहा है, और नतीजा ये है कि हमारी बहुत सारी औरतें हैं उनके पास हेल्थ एनवायरनमेंट सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स का पता नहीं है। जब वो कॉटन पिकिंग करती हैं तो कभी स्नेक बाइट के हवाले से चली जाती हैं, कभी जो है ना उसके बाद पेस्टिसाइड के हवाले से ये उनकी जो बॉडी है या उनके जो हाथ हैं वो मुतासर होते हैं। कभी वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बच्चों को, तो वो भी रेजिडुअल इफेक्ट जो पेस्टिसाइड का कॉटन पे लगाते हैं वो बच्चों के में चला जाता है। नतीजा ये है कि बच्चों के जो है ना कैंसर की बीमारी और बहुत सारी बीमारियों को जन्म लेते हैं। तो ये है कि डेवलपमेंट ऑप्शंस एंड रिकमेंडेशंस। मैं शार्ट करूँ इसको या थोड़ा आगे बढ़ाऊँ टाइम? तो डेवलपमेंट ऑप्शंस के लिए वाटर मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। हमें ड्रिप और लाइन वाटर कोर्सेज की हम बात करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो। हमने नेल रिवर का जो मॉडल यहाँ पेश किया कि भाई रेत में अभी लाइन वाटर कोर्स हमारे पास पहले ही हमारी जो किले लैंड है, किले लैंड में हमारे पास लाइन वाटर कोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पास ग्राउंड वाटर की भी ज़रूरत है ना। अभी जहाँ जहाँ हमारे कैनालें पकी हुई हैं वहाँ के नज़दीक गाँव हैं, मैंने जब उनके साथ गया, उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा हमारा ग्राउंड वाटर ख़राब हो गया है, और अभी सिंध का जो 85% जो ग्राउंड वाटर है इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि वो जब पानी पीते हैं तो उसमें एक तो आर्सेनिक है, नंबर 2 उसके बाद पेस्टिसाइड रेजिडुअल्स हैं,
और नंबर 3 उसके बाद फर्टिलाइज़र के रेजिड्यूल्स हैं, लोग पीते हैं तो कैंसर और गुर्दे की बीमारी, जिगर की बीमारी, स्किन की डिजीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये ओवरऑल जो हमारा, मैंने कहा कि लैंड वाटर स्पोर्ट्स वहाँ होता है जहाँ रेत हो, जहाँ सीपेज ज़्यादा हो। हमारे पास तो जहाँ जहाँ सिंध में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सीपेज ज़्यादा होते हैं, वहाँ लाइन कर दें। तो एक तो ड्रिप इरीगेशन पे मैंने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे फोकस करना चाहिए। और जी किसके सीपेज में पानी जो है ना, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल को नहीं होती है, पानी नीचे चला जाता है ज़ेर ज़मीन, डेजर्ट में। हाँ, तो प्रोमोट वाटर एफिशिएंट एंड ड्राउट रेजिस्ट क्रॉप्स, हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि भाई क्लाइमेट रेजिलेंस के स्ट्रेंथिंग, फूड प्रोटेक्शन एंड ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रेंथिंग किया चाहिए। हमारे पास तकरीबन जो सिंध का जो टोपोग्राफी है उसमें 17 क्रीक्स है। खोबर क्रीक और यहाँ से शाह समदो के सीर क्रीक, शाह समदो से लेके यहाँ आपकी जो है ना या गिजरी क्रीक तक 17 क्रीक्स में पहले पानी जाता था, यहीं से गुजरता था। तो ये है कि अभी 2-3 क्रीक्स अलाइव हैं, दूसरी क्रीक्स तो मर चुकी हैं। तो अभी उन क्रीक्स में जब पानी जाता था आकड़ों का, पुरान का या सुईणी का, दरिया का, तो वो सारे उन पे लोगों ने कब्जा कर दिया है। तो नतीजा ये है कि हमारे पास ड्रेनेज का कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है। सुबह भी हम बात करते आते रहते नासिर साहब से कि अंग्रेज़ों के दौर में जो ब्रिजें बनी हुई थी वो बहुत बड़ी थी। अभी हमारे पास जो फ्लड आ रहा है उसमें हमने कहा 2-3 ब्रिजेस को खतरा है। एक आमरी ब्रिज पे खतरा है, एक मोरो दादू पुल को खतरा है, एक या झिरक पुल को खतरा है, ब्रिज को खतरा है, क्योंकि उस खतरे का रीज़न उन्होंने दरिया को छोटा कर दिया है। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, इंट्रोड्यूस हाई यील्ड एंड क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटीज़ को हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और प्रोमोट मैकेनाइजेशन एंड प्रिसिशन फार्मिंग को प्रोमोट किया जाए और हाई एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को भी प्रोमोट किया जाए। सॉइल एंड लैंड मैनेजमेंट के हवाले से रिक्लेमेशन ऑफ द सैलाइन एंड अल्कलाइन लैंड्स को रिक्लेम किया जाए, जैसे LBU ने बनाया था, लेकिन इसमें और जो टेक्नोलॉजी आई है जिप्सम की, उसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट हमारी बहुत बड़ी मुतासर हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग 1% भी हमारी सॉइल में नहीं है। नतीजा ये है कि मैंने कहा कि व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड, जो मल्चिंग, कंपोस्टिंग या दूसरे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें ताकि हम अपनी सॉइल को, या क्रॉप रोटेशन और हाई एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम। तो क्रॉप रोटेशन का मसला था, एक क्रॉप हम 5 साल तक सोइंग करते रहते हैं, लेकिन हम चाहें कि हर साल उसको रोटेट करें, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट प्लीज। वैल्यू चेन एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज होनी चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल, मैं खुद चाइना में डेजर्ट, गोबी डेजर्ट में विजिट करके आया हूँ। बहुत सारे सोलर के डेजर्ट में उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बना दिए हैं। फार्मर को सब्सिडाइज करते हैं कि भाई ले लें और अपना जो है ना वेजिटेबल्स में रखें। जब प्राइस मार्केट की अप हो जाती है तो वो उनको कहते हैं कि भाई अभी मार्केट कर लें, तब मार्केट में प्राइस कम हो जाए और कंज्यूमर को अपना राइट मिले। तो ये है स्ट्रेंथिंग फार्मर्स कोऑपरेटिव एंड डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफार्म्स। फार्मर्स के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवा छोड़ के हमें कोऑपरेटिव कलेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा सर में, और उसमें जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी वहाँ जहाँ उनकी कलेक्टिव मार्केटिंग कोऑपरेटिव बनी हुई है वहाँ से गवर्नमेंट को खरीद करना होगा और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफार्म प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि अभी सारा सिस्टम डिजिटाइजेशन पे चला गया है। फाइनेंशियल इंक्लूडिंग एक्सपांड क्रॉप लाइव स्टॉक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को प्रमोट किया जाए और उनको जो है नाफिज किया जाए सिंध में। इम्प्रूव एक्सेस टू माइक्रो क्रेडिट फॉर स्मॉल फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स हैं या वुमेन फार्मर्स हैं, उनके लिए स्कीमें, स्पेशल स्कीमें चलाई गई हैं। नॉट टू गिव द फिश टू द पीपल बट टू टीच द पीपल हाउ टू गेट द फिश। हम तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोगों को भिखारी बना रहे हैं, लेकिन उनके साथ उस कोई स्कीम तो चलाएं, कम से कम उनकी ट्रेनिंग दें कि भाई हम ये पैसे देते हैं, इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो ये है कि इसमें भी बहुत बड़े हम बात करेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि भिखारी बनाने के बजाय लोगों को फिश पकड़ना सिखाएं, स्किल इन्हांसमेंट उनकी करें। और उसके बाद रिसर्च एंड एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च और रिसर्च इंस्टीट्यूट में 48 हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्राप के हैं, लेकिन बदकिस्मती है नहीं हमारे पास नहीं टोमेटो का सीड है, नहीं हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने सीड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर अभी कायम किया है। तकरीबन 3 वेराइटीज़ हमने अभी डेवलप की है वीट की, लेकिन हमारे पास इतना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मेन रोल है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी मैन पावर,
और कंडक्टेड प्लाटफॉर्म और रिसर्च। तो बहुत छोटा कंपोनेंट है रिसर्च का। एक अलग एग्रीकल्चर का रिसर्च का जो कंपोनेंट है उसको स्ट्रेंथिंग किया जाए। सिंध सीड कॉर्पोरेशन ये तकरीबन उसकी सही घड़ी 18,000 या 22,000 ज़मीन है, हाँ 7,500 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उन ज़मीन पे लोगों ने कब्जा करके बैठा है। मुझे पता है कि पंगरियों के फार्म पे किसने कब्जा किया है और सेठाजे के फार्म पे किसने कब्जा किया, सब तो सकरन का फार्म है। तो इसमें अभी वो सिर्फ पेस्टिसाइड पे फोकस था। अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हमारी बात हुई, मैंने कहा कि अभी क्लाइमेट स्मार्ट फार्मर विलेज स्कूल इंट्रोड्यूस करें कि हाउ टू हम अपने क्लाइमेट स्मार्ट से कैसे हम एडाप्टेशन पे फोकस करें और आप ओवरऑल मिटिगेशन प्लान हमें बताएं। डिजिटल एडवाइजरी सर्विसेज के हवाले से लाइव स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट का ब्रीड इंप्रूवमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे पास। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, हमारे पास वैक्सीनेटर्स है ही नहीं देहातों में, और वेटनरी सर्विसेज के हवाले से बहुत बड़े इशूज़ हैं लाइव स्टॉक सेक्टर में। डेयरी प्रोसेसिंग और पोल्ट्री वैल्यू चेन सपोर्ट, डेयरी के हवाले से सिंध 5वें और 4थे नंबर पे, पाकिस्तान दुनिया में 5वें 4थे नंबर में मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और नतीजा ये है कि हमारे पास फीड का कभी प्रॉब्लम होता है, कभी हमारे पास जो है ऑक्सीटोसिन लगाते हैं और उसकी जान निकाल लेते हैं, जानवर की दूध निकालते हैं। नतीजा है जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके हार्मोन की बॉडी के बढ़ जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। और यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट के हमारे सपोर्ट, यूथ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, एग्री स्टार्टअप। हमारे पास सिंध का जो जहन और ज़मीन दरखेज़ है, और उन जहन और ज़मीन को दरखेज़ के लिए हमें चाहिए कि जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, गवर्नमेंट के पास बिजनेस तो नौकरियाँ तो कम है, जॉब तो कम है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हमें इनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। यूथ को, जो भी यूथ है, जो अर्बन एरिया में यूथ बैठा है, रूरल एरिया में यूथ बैठा है, उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट, अर्बन मार्केट हमारी है, और अर्बन एग्रीकल्चर और एरिड एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ेगा। रेन हार्वेस्टिंग पे फोकस कर, बहुत सारा पानी अभी ज़ाया हो जाता है। भाई आप ज़ाया होता है पानी तो कम से कम एक तो ज़मीन के रिचार्ज के लिए पानी चाहिए, नंबर 1, एक तो सी के लिए चाहिए, समुद्र के लिए पानी चाहिए। तीसरा, हमारा पानी जो ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है तो उसको हम रिसाइकिल करें, वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करें, और जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करें। दुनिया में तो रूफ हार्वेस्टिंग होती है और रोड हार्वेस्टिंग होती है, और हमारे पास और बहुत सारे हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। तो रिकग्नाइज वुमेन रोल एग्रीकल्चर को भी किया जाए। और नेक्स्ट लिसन, तो हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है उस पर फोकस किया जाए। मैंगो है, बनाना है, डेट्स है, गावा। हमारी डेट्स जो है, यहाँ की डेट्स खैरपुर की दुबई जाती है, वहाँ पैकिंग होती है, फिर इंडिया जाती है, और वो भाई दुबई की डेट के हवाले से वही डेट खैरपुर वाली वैल्यू एडिशन करके हमें पाकिस्तान में आती है। वो जो हमारे पास खैरपुर में 200 रुपये किलो, 300-400 रुपये किलो मिलती है, वो हमें 400 रुपये पर वैल्यू एडिशन में मिलती है। वही सौंफ जो है, वही तकरीबन जो है 400 रुपये किलो लेते हैं फार्मर से, और वही 400 रुपये पर आपको बेचते हैं मार्केट में। तो वैल्यू एडिशन के हवाले से हम, तो गावा का नेक्टर है, गावा का जूस है, डेट्स की वैल्यू एडिशन है, बनाना की वैल्यू एडिशन है, वेजिटेबल्स। तो एक्सपोर्ट मार्केट बहुत है हमारे पास। और फ्लोरिकल्चर एंड हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे और हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पे भी फोकस किया जाए। एग्री प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के हवाले से मैंने बात कर ली है, ये पैकिंग, प्रोसेसिंग और एग्री टेक एंड मैकेनाइजेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम, इस पर भी बात हो गई है। और ड्रोन बेस्ड एग्रीकल्चर को हमें प्रमोट करें। अभी ड्रोन की टेक्नोलॉजी आ गई है। मैं चाइना भी हम गए थे अभी, तो उन्होंने कहा कि ड्रोन न सिर्फ आपको हार्वेस्ट भी करेगा, लेकिन आपके जो प्लांट पे, जिस प्लांट पे डिजीज होगी या इंसेक्ट होगा, वहाँ से मैपिंग करके उसी प्लांट के इंसेक्ट को मुतासर करेगा और कोई नुकसान आपके प्लांट बने। हम तो ज़्यादातर फील्ड में बेताशा करते हैं, उसमें एक तो हमारे जो दोस्त इंसेक्ट है तो वो भी मर जाते हैं, दुश्मन तो मरते हैं कीड़े, लेकिन दोस्त कीड़े भी मर जाते हैं। नतीजा ये है कि हमारे पास वो कुछ भी नहीं है। और बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक सिस्टम पे, कॉटन जिनिंग पे, राइस मिलिंग पे, शुगर प्रोसेसिंग को मॉडर्नाइज किया जाए। नेक्स्ट प्लीज। लाइफ स्टॉक की बात हो गई, ये भी मैंने कर दी। एक्सपोर्टेड वेंचर भी होने चाहिए। रूरल एंटरप्राइज पे भी बात कर ली है। आईसीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। और हमारे पास मार्केट है, अवेलेबल मार्केट है, यूरोप की मार्केट अवेलेबल है, रशियन रियासतें जो अभी आज़ाद हुई हैं उनकी मार्केटिंग है, वो भी कहते हैं कि अज़रबैजान वाले ही है। और उसके बाद ईरान की मार्केट है, अफगानिस्तान की मार्केट है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन देयर इज विल देयर इज वे। तो लास्ट में सिंध इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्ट इन सिंध।
सिंध में इन्वेस्ट किया जाए, एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को सिंध पेश कर सकता है। तो बड़ी आपकी मेहरबानी। चाहिए नेक्स्ट करें। बड़ी आपकी मेहरबानी। एनी क्वेश्चन फॉर मी? वेलकम यू ऑल। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर इस्माइल कुंबर साहब, आपने हमें पाकिस्तान एग्रीकल्चर के हवाले से, सिंध के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से जो डेटा बताई और इश्यूज़ बताए, उसके हल के हवाले से भी जो हमें बातें बताई हैं, वो मेरे ख्याल में हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। तो इस हवाले से काफ़ी जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने क्लियर की हैं, मेरे ख्याल में उसमें तो कोई एम्बिग्यूटी रही नहीं है। फिर भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों के डेटा के हवाले से या जो इश्यूज़ थे उनके हवाले से। तो कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बता दो। जी जी। पहली बात तो ये है कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के बहुत मौके लोग हैं, प्रोफेसर एजाज कुरैशी जी जी, उन्होंने आपके 3-4 साल पहले बजट के ऊपर बात करते हुए एक मौजूद जो है वो छेड़ा, उसके बाद से मेरे देश में समाज जो है वो चल रहा है। इससे की जमीन पर जो कौम होती है, जो अनाज होती है, वो इतनी जायज़ है। मतलब कौन सी अनाज इस सिंध की ज़मीन में इतना जायज़ है और कितनी अनाज जो है वो सिंध की ज़मीन के लिए मुनासिब नहीं है, जो ज़बरदस्ती लगाई जाए, इस पर इंतजाम होना चाहिए। इसके मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो है वो सिंध की ज़मीन पर उगने वाली अनाज के जो फ़वाइद है और जो कमर्शियल जो है उसकी वैल्यू है, उस पर आपने बात की। लेकिन अगर जिन्स जो है वो गलत तरीके से पहुँची जाए तो शायद वो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन सिर्फ की अपनी मैशत के लिए नुकसान करते हैं। इससे हमें काम करना चाहिए। अलग से कौन सी सब्जी होनी चाहिए, कौन सा जो है वो हमारे इंडिजिनियस जो सीट है उस पर फोकस करें। जी 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 जी। गन्ना जो है जी पानी लगाते हैं, वो पानी जब हम बेचते हैं और उसमें हम सब्जी भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो किसके हिस्से में जाते हैं, वो कौन से इस्तेमाल करता है? हमारे यहाँ गुड़ होगा, गुड़ से हमारी जो आपस की जो तहसील थी उसका काम पूरा होता है। लेकिन गन्ने की अभी आपने कहा कि 48 लेकिन इतना नुकसान करने के बाद तो 13-14 नहीं है, जब उसके लिए पोटेंशियल नहीं रहे तो वो कम हो गए। मगर उसने सिंध की जमीन का जो नुकसान किया है, इन चीज़ों पर थोड़ी सी बात कहीं पर होनी चाहिए कि शायद आपसे ज़्यादा बेहतर, आप लोगों से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं आपसे पूछना था कि सिंध की, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जनरली सिंध की बात कर रहा हूँ, तो हमने एक मौसम है, इसमें चाइना को जो है वो चाइना से हम सीखेंगे या हिंदुस्तान में जो कुछ बिगवा के हवाले से उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। चीन तो हमें बहुत हो गए, उसके जो वाकई और मौसमी हालात हैं वो हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हिंदुस्तान के और भारत में तो मौसमी हालात और जमीन जो है वो एक जैसी है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भी चाइना जितना लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी बहुत है। और एक ज़माने में जब ये शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की बहुत होती तो यहाँ से पंजाब से लोग गया करते थे वहाँ पर एग्रीकल्चर की एजुकेशन के लिए, सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, वहाँ से लोग यहाँ पे आते थे। इसलिए लोग आते हैं। बड़ी मेहरबानी कलीम साहब। हाँ जी जी। जो चाइना है वो एक्सपेंसिव है और अगर इंडियन जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे एरिया वाइज और वो चीप है एज कम्पेयर टू चाइना। प्लीज। बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरे तो जो शुगर इंडस्ट्री का आपने बात की तो 44 शुगर मिल्स में तकरीबन अभी जो सीज़न शुरू होती है तो तकरीबन 20 शुगर मिलें चलती हैं, वो भी टाइम पे नहीं चलती। जो आ रहे हैं जो 44 शुगर मिल्स थी अभी 20 शुगर मिल्स चलती हैं सीज़न में,
और उसमें भी एक माफिया है, ग्रुप्स हैं, वो पॉलिटिकल जो एलीट है वो पार्लियामेंट में भी बैठे होते हैं, वही गन्ने का और शुगर केन पे सारी इकनॉमी पे वो हावी हैं। पंजाब का भी यही सिचुएशन है। तो उस पर जो ये ज़्यादा गन्ना पानी लेता है, लेकिन मेरे कहने का मकसद है गन्ना वहाँ लगाएं जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो और पानी की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि दिस इज़ द डेल्टा क्रॉप। लेकिन उसके लिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैपिंग की थी, मैंने बताई थी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, तो उस पर फोकस करना चाहिए राइस और गन्ने को, नंबर 1। नंबर 2, चाइना और इंडिया के जो हवाले से आपने बात की, तो इसी हवाले से मैं और डॉक्टर फतेह मरी जो हमारा वाइस चांसलर था, हम गए थे चाइना। तो चाइना के एक शहर में गए थे, उन्होंने पास हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन सेम थी। तो उन्होंने कहा ये हमने ग्रेप्स ग्रो किया है गर्मी में, ये हम वियतनाम को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे और ये टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान को दे सकते हैं कि पाकिस्तान अपने कोस्ट में और एरिड जोन में लगा सकता है। लेकिन वो अलग चीज़ है जब वो आए उसके बाद। तो चाइना की जो हम हाइब्रिड सीड लगे हुए हैं उसकी हम भी मुखालफत करते रहते हैं, क्यों फूड सिक्योरिटी के हवाले से आप ज़्यादा से ज़्यादा वो भी कहते हैं। मैं एक मरतबा गया था, उन्होंने कहा कि लाओस, मेरे साथ लाओस के थे और बांग्लादेश के थे, म्यांमार के थे, कम्बोडिया के लोग थे। तो उन्होंने कहा हमें राइस उगा के दो। मैंने कहा पानी तो आपके पास ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि आप गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क है। मैंने उनसे उनकी बातों से समझा कि पानी आप यूज़ करके, क्योंकि हमारा राइस चीप राइस है, प्राइस की पानी की कीमत ज़्यादा है। तो इसी हवाले से फिर उन्होंने हमने यहाँ तो गवर्नमेंट ने उन्हें भाई हाइब्रिड राइस लगाएं, बुगाड़ राइस है, बहुत सारे राइस हैं, लेकिन उसको वो कहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट करें। ये एक अलग चीज़ है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन कहने का मकसद कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, मैं उसकी बात कर रहा था, ड्रोन टेक्नोलॉजी है या हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी है, वो या प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है, वो इतनी चीप हो गई है मार्केट में, रशिया, जापान और दूसरी कंट्री से ज़्यादा चीप है। तो मेरे कहने का मकसद उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लें जो हमें वो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हार्वेस्टिंग में और उसके में ड्रोन टेक्नोलॉजी में, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के हवाले से और प्रोसेसिंग के हवाले से, जो प्रोसेसिंग उनके यूनिट हैं वो हमें वैल्यू एडिशन पे फोकस करना चाहिए, तो वो बेहतर रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि चाइना से हमें ये सपोर्ट मिलनी चाहिए तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के हवाले से। जी 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 सर जी 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 पहली बात ये है कि आपने जो इस तफसील में बताया ये तो पॉइंट अगर तो नहीं करते कि भाई जो मार्केट की तरफ आके और इस दिला दी हल्का पार वाला पहली बात। उसके बाद फीड और भारत का विजय चला गया तो मुझे अगर आई थिंक जैसे तो क्या अमृतसर में लिया अमृतसर में तो 20 रुपए किलो आता है, यहाँ 120, लाहौर में 120 किलो। और तीसरी बात और भी आपने बताई उसमें जो इलाज या उसमें प्लानिंग कोई जिक्र नहीं है या वोट बैठ करते हैं, तो इसमें हमारे घर से बड़ा जिक्र है अल्लाह मालिक का। आपने अल्लाह मालिक कही हमारी ठोकर तरह अल्लाह मालिक, इसका कोई जिक्र होना चाहिए कि क्या नया सबसे अहम ताकत ये है। बड़ी मेहरबानी थी आपने जो बात की, मेरे पहले बात की कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो इंडिकेटर चाहता हूँ, आपके पास जमीन होनी चाहिए, आपके पास वाटर होना चाहिए, आपके पास सीन होना चाहिए, आपके पास क्लाइमेट होना चाहिए, आपके पास ड्रेनेज होना चाहिए, आपके पास और मार्केटिंग मेथड होना चाहिए। तो इसी हवाले से आपने क्वेश्चन किया है कि आपने कुछ नहीं दिया, तो मैंने मैंने इशू पहले तो बताया कि हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद मैंने इशू बताया ये इशू, और मैंने उनका हल भी नहीं बताया कि किसी हालत से बत्तीस को हमारे पास नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात है, ये मेरा रोल नहीं है कि मैं मानी सारी चीज़ें जिससे दरोना पड़ता है, ये गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो प्राइस की मैकेनिज्म को बेहतर करें और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सही उनको प्रोडक्ट्स दें। नहीं वो तो सरकार की करनी पड़े यार। ये आपकी बात सही है।
आपकी बात सही है कि जो मेरे ख्याल से वीट की प्राइस गवर्नमेंट ने तय की और फार्मर्स को नहीं बनी, फार्मर ने वीट कम कर दिया और जो मिडल मैन जो है उन्होंने स्टोरेज की, फिर वो मिलर के पास गई आटे का। तो मैंने कहा गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कर सकती है, लेकिन बस इस तरीके से हमारे पास नहीं है। सर इसका मतलब ये है कि फूड सिक्योरिटी के लिए पहले आपकी सिक्योरिटी कवर करनी है गवर्नमेंट से। आपकी बात ये सही है, मैंने पहले भी कहा था कि फूड सिक्योरिटी के जो पिलर्स है, अवेलेबिलिटी, बहुत सारा अनाज हमारे पास अवेलेबल है, ये इशू नहीं है। और दूसरा कि एक्सेसिबिलिटी, कि क्या एक्सेस आपके पास परचेजिंग पावर है या नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पावर्टी है। और उसके बाद यूटिलाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सारी चीज़ें बताई कि ये स्टेटस एग्रीकल्चर का है, हम ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये इश्यूज़ हैं, तो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ और हल ये है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑप्शन एंड रिकमेंडेशन और एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो सिंध खुशहाल हो सकती है, दुबई से कम सिंध भी नहीं है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हाँ जी जी सर, बहुत शुक्रिया और अपनी बहुत अच्छी मालूमात हमें दी। एक छोटा सा हल ये भी है जी जी कि आपको मैंने अगर सिर्फ बात करूँ तो यहाँ पे जानवर बहुत बड़ा सब्जी कराते हैं, तो एक हल ये भी है कि जब तक जो किसान काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके पास तो अपनी ज़मीन है ही, जब तक ज़मीन किसानों को नहीं दी जाएगी तब तक किसानों में खुशहाली नहीं है। ये बाकी जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कराची से अब जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हमारे किसानों के पास कंडीशन क्या है, एजुकेशन क्या है। तो टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो तो एक सरमायादार के पास भी होगा और है। अभी जैसे यूनिवर्सिटी की बात की, वहाँ से लेकर अभी तक जो टेक्नोलॉजी सरमायादार के हाथ में रही है और मंडी के कंट्रोल, तो टेक्नोलॉजी को हमारे किसान को पता ही नहीं है कि क्या करना है। और जहाँ तक आपने हड़प्पा और हमारे जो मानवीय की बात की कि हमारी सदियों पुरानी तहसील है, यानी सदियों पुरानी अगर देखा जाए तो खेती होती थी, किसान उगाते थे, खाते थे और ऐसी दुनिया चलती आ रही है और हजारों साल गुजर चुके। तो किसान से बड़ा साइंसदान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो हमें बैठ कर जब बहुत सारी इदारों से हम लोग पढ़ते जाते हैं किसानों, तो उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ना कि कोई अगर यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा लड़का जाए और किसानों को बताए कि आपको किस तरह से ज़राअत करनी है, इस तरह से नहीं करनी। तो ये भी तो आपकी बात ये सही है। मैंने यही कहा था कि जो फार्मर्स की डेफिनेशन भी मुख्तलिफ हैं। आप जो बात करें वो लैंडलेस फार्मर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके पास ज़मीन नहीं है। एक स्मॉल फार्मर्स है, एक मीडियम फार्मर्स है, एक लार्ज फार्मर है, एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, एक टेनेंट है, मकातेदार है, वो भी ज़मीन लेता है। तो मैंने ये कहा कि भाई आप कारपोरेट फार्मिंग को छोड़ें, कोऑपरेटिव फार्मिंग पे जाएं, जिसमें स्मॉल फार्मर्स जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, लैंडलेस फार्मर्स को कोऑपरेटिव बनाएं और कलेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम करें और कलेक्टिव टेक्नोलॉजी उनको दें, तो उसमें फ़ायदा है। सिंध में ये फ़ायदा हो सकता है। लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से जो आपने बात की है ना, तो वो लैंड रिफॉर्म हमारे पास हुए हैं, लेकिन उसका जो हकीकी लैंड रिफॉर्म नहीं हुए हैं उस पर भी कभी रखेंगे तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। जी 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 मैं थोड़ी वजाहत करूं कि जो प्रॉपर क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन किया जाए। कमेंट्स जो है ज़ाहिर है वो तो हमारा जो मोज़ेज़ स्पीकर है उसने बहुत सारा तफसील से बताया है, लेकिन आप प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो किया जाए तो टॉपिक क्या है? मैंने यही बात की कि वो लोग जो पॉलिटिकल एलीट वो पार्लियामेंट्स में बैठे हैं, वही मिलों के मालिक है, वही उनका ही गन्ना है, तो व्हाट कैन वी डू? तो गवर्नेंस का इशू है ये। मैंने कहा गवर्नेंस का इशू, हमारा इशू नहीं है इसमें। ज़रूरत है कि
कि शुगर इंडस्ट्री अभी तो मैं नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है, बाहर से मंगवा नहीं, शुगर देखो ना, शुगर कंटेंट चाहिए हमें लोगों के लिए, ये फूड की प्रोडक्शन है इसमें, लेकिन हम 80% जो हमारी टोटल शुगर में 80% मुल्क की ज़रूरत पूरी करता है, 20% फिर भी शुगर बचती है, लेकिन हमारे पास फिर भी करप्शन और गवर्नेंस का इशू है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। मैंने कहा कि सिंध इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन उसको कैसे विन करें, कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो इसको अंडरस्टैंड करे और बेहतर जो है उसको करे। बड़ी मेहरबानी, ठीक है।